नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है सियासत का पेट्रोल माचिस के बोल। चुनाव में अभी 2.5 साल बाकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में 2028 की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। कांग्रेस सत्ता में वापसी का दावा कर रही है तो बीजेपी उसे सिर्फ ख्वाब बता रही है। सियासत अब विकास और योजनाओं से आगे बढ़कर पेट्रोल, माचिस और बिजली बिल तक पहुंच गई है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ बयान है या 2028 की चुनावी पटकथा का शुरुआती अध्याय। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मिशन 2028 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कांग्रेस संगठन को धार देने, सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने और जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने की रणनीति बना रही है। पार्टी लगातार दावा कर रही है कि अगली सरकार उसकी होगी। वहीं बीजेपी इस दावे को राजनीतिक सपना बता रही है। इसी बीच कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के एक बयान ने चुनावी बहस को नया रंग दे दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेताओं की एक जेब में पेट्रोल और दूसरी में माचिस है। कांग्रेस प्लान बनाती है लेकिन उसे अमल में नहीं ला पाती। आप पंजाब देख लीजिए, मैं आज ही अभी न्यूज देख रहा था किसी चैनल में, वहाँ घमासान हो रहा है। तो ये इनके दोनों हाथ में चिंगारी रखा हुआ है, एक तरफ पेट्रोल है और कभी ये लोग एक होकर नहीं कर सकते और केवल ये लोग प्लान बना सकते हैं, ये एक्शन नहीं कर सकते। और जब तक प्लान और एक्शन नहीं एक साथ नहीं होगा तब तक एक्शन प्लान नहीं कहलाता और कोई कार्य मूर्त रूप नहीं होता। दरअसल ये लड़ाई सिर्फ बयान की नहीं है, ये 2028 के राजनीतिक नैरेटिव की है। बीजेपी अपनी सरकार के कामकाज, योजनाओं और संगठन के बूते फिर सत्ता में लौटने का भरोसा जता रही है। वहीं कांग्रेस जनता के मुद्दों, महंगाई, बेरोजगारी और सरकार विरोधी माहौल को अपने पक्ष में बदलने की कोशिश कर रही है। पेट्रोल और माचिस वाले बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस की जेब में पेट्रोल और माचिस नहीं, बढ़े हुए बिजली बिल और महंगे पेट्रोल डीजल की पर्चियां हैं। जनता इन्हीं मुद्दों पर सरकार का हिसाब करेगी। श्याम बिहारी जायसवाल तो अभी विधायक बने हैं, अभी कैबिनेट मंत्री बने हैं, माचिस और पेट्रोल की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास में बिजली का बिल और पेट्रोल के दाम की पर्ची जेबों में है। वही 2028 में चुनाव को बदल कर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की योजना, भारतीय जनता पार्टी की नीति आम आदमी के घर में डकैती डालने का काम कर रही है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। कल चुनाव हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों में सिमट कर रह गई। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 2028 अभी दूर है, लेकिन चुनावी भाषा बता रही है कि मुकाबले की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजनीतिक दल अपने अपने नैरेटिव में चुनावी ईंधन भर रहे हैं। अब सवाल यह है कि 2028 में जनता बयानबाजी को याद रखेगी या अपने रोजमर्रा के मुद्दों को। लेकिन इतना तो तय है कि चुनावी गाड़ी अभी से ट्रैक पर आ चुकी है और उसकी रफ्तार आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जिस तरह से कांग्रेस संगठन पर काम कर रही है और बीजेपी योजनाओं पर, यह तो तय हो गया है कि 2028 के चुनाव की सुगबुगाहटें अब छत्तीसगढ़ में आ गई हैं। निश्चित तौर पर बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं। पहला सवाल तो यही कि क्या 2028 के विधानसभा चुनाव का एजेंडा अभी से तय होने लगा है। सवाल तो यह भी है कि क्या कांग्रेस का संगठनात्मक अभियान बीजेपी के लिए एक चुनौती बन रहा है और क्या बीजेपी काम के दम पर दोबारा सत्ता वापसी का दावा पूरा कर पाएगी। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ बीजेपी से तौकीर रजा जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और तौकीर रजा जी, आपका स्वागत करती हूं मैं। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता नितिन भंसाली हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। नितिन जी, आपका भी स्वागत करती हूं। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। के शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। के शर्मा जी, ये तो साफ है कि राजनीति में कोई भी मुद्दा जब उठाया जाता है, पक्ष उठाए विपक्ष उठाए, तो वो जब तक जनता की आवाज नहीं बनता और जमीन पर वो उतरता नहीं है तब तक उसका प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात तो तय है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें घेरने के लिए, लगातार सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने खूब मेहनत की है, सड़क से लेकर सदन तक, लेकिन उसका प्रभाव निश्चित तौर पर दिखना चाहिए।
और रणनीति के तौर पर अगर देखा जाए तो दोनों राजनीतिक दल जिस तरह से 2028 की लाइन पर आ गए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि 2 साल पहले से ही चुनावी माहौल बन रहा है छत्तीसगढ़ में? निश्चित रूप से शुभांगी जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सक्रियता आपको शुरू से नजर आएगी। जिस तरह से पेट्रोल और माचिस की जो बात मंत्री जी कह रहे हैं, इसको बलौदा बाजार से जोड़ा जा सकता है क्या? उसकी ओर इंगित कर रहे हैं क्या? उसको जनता को भुलाने नहीं देना चाहते, एक बात होती है। दूसरी चीज है बिजली बिल का मामला, निश्चित रूप से एक बड़ा जनता से जुड़ा हुआ मामला है। महंगाई को लेकर जो बात हो रही है, पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर हो रही है। जब तक आप विश्व स्तर पर आप बात करेंगे कि तमाम प्रकार की परिस्थितियों के चलते महंगाई बढ़ी है, लेकिन जब रेट कम होता है क्रूड ऑयल का तो उसका लाभ आम लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता है? जनता ये चीज आज के समय में सभी इतने तो जागरूक हो चुके हैं। दूसरी चीज है कि मोदी की गारंटी को लेकर ये सरकार आई है, जिसमें 71 विधायक वाले कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें से आपने कितनी योजनाओं को पूरा किया, कितना पूरे नहीं कर पाए? चाहे 57,000 शिक्षकों की भर्ती हो या 1 लाख नौकरी देने की बात हो, 500 रुपये सिलेंडर की बात हो, इस प्रकार से बहुत सारी योजना है जिनको आप लागू नहीं कर पाए। आदिवासियों को बकरी देने की बात हो, अभी अमित शाह कहते हैं कि गाय देंगे। तो इस प्रकार से जो योजनाएं जो घोषणा करते हैं उसको आप सड़क पर या आम लोगों तक कितने कब तक पहुंचाते हैं, एक चीज है। दूसरी चीज है कि कांग्रेस के जो अंतिम वर्ष में आता है, हमेशा सरकार में हम देखते हैं कि आरोप पत्र या विश्वास प्रस्ताव जो है अंतिम वर्ष साल में आता है। कांग्रेस 2 साल पहले लेके आई है, तो इसका तात्पर्य है कि वो जो जितने मुद्दे उठाए हैं वो सब जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उनको लेकर क्या सरकार बनेगी। और दूसरी बड़ी चीज जनता की दृष्टि से आप सोचेंगे, एक महतारी वंदन योजना हर राज्यों में सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। कहीं 1,000, कहीं 2,000, कहीं 3,000, कहीं 10,000 रुपए पहले से देने की बात। तो ये जो एक बड़ा मुद्दा है कि दूसरी चीज है किसानों को लेकर छत्तीसगढ़ में होता है। कांग्रेस ने शुरू किया 2,500 रुपए समर्थन मूल्य से अधिक राशि देने की बात। अब भाजपा उसमें 3,100 रुपए प्रति क्विंटल देने के वादा करके और उसको निभाते हुए अभी सरकार में है। बिल्कुल। आने वाले समय में इन दो विषय है, किसान और महिला, इसके साथ ही युवा जैन जी का भी परिवर्तन दिख रहा है। तो सबका ध्यान इसी की ओर जा रहा है। जैन जी AI मिशन जो शुरू किया जा रहा है, इसको भी देखिए। AI मिशन का उद्देश्य क्या है आज के समय? सरकार के लिए एनालिसिस का वक्त इसलिए भी अब आ गया है क्योंकि संगठनात्मक रूप से अगर कांग्रेस की तैयारी देखी जाए तो निश्चित तौर पर बार बार जो हम बात कहते हैं कि जो बीजेपी करती थी, कांग्रेस उसी लाइन पर है। बूथ स्तर तक मजबूती के लिए जिस तरह से प्रयास हो रहे हैं, निश्चित तौर पर संगठन सृजन का कार्यक्रम जो चल रहा है उसके परिणामों के लिए भी कांग्रेस आश्वस्त है। दतिया में हमने देखा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आत्मविश्वास से भर गई है उस जीत के बाद। तो अब ये सवाल मेरा तौकीर रजा जी से यही है, तौकीर रजा जी, ऐसा नहीं है कि अभियान नहीं है, योजना नहीं है, लोगों को लाभ नहीं मिला या जनता को आप पर विश्वास नहीं है, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है, 2 साल बचे हैं चुनाव को, जहां कांग्रेस भी भरपूर तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। जो संगठनात्मक मजबूती है, क्या एक बड़ी चुनौती बन सकती है भविष्य में बीजेपी के लिए, कांग्रेस की? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, चुनौती की बात ये हमेशा करती आई रही है, लेकिन ये आप भी देखे होंगे कि इन्होंने हमेशा झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। आप बता दीजिए अगर कभी इन्होंने झूठा नैरेटिव सेट नहीं किया हो। आप चाहे वो 2018 के चुनाव में आप देखेंगे कि भूपेश बघेल जी सरकार बनाने के लिए आए थे तो कितना सारा झूठा इल्जाम लगाते रहे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के ऊपर, और लोगों ने शायद मान लिया उस बात को, लेकिन अब जनता मानने को तैयार नहीं, क्योंकि ये 5 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड बताया ना भूपेश बघेल और या कांग्रेस पार्टी कि इन्होंने 5 वर्ष में क्या काम किया। एक भी योजना का अमली जामा जो है ग्राउंड लेवल तक कोई इंप्लीमेंट किया क्या इन्होंने अपनी योजनाओं का? एक भी नहीं किया। हमने किया है। कुछ योजनाएं बची हो सकती हैं, मैं मानता हूं उस बात को, इसमें कोई मेरे को मानने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन जो सच्चाई यही है कि हम मान रहे हैं उसको आगे पूरा भी करेंगे। ये हमारा वादा है, क्योंकि हमने जो वादा किया है आज तक उसका चर्चा पूरा किया है, और आगे के लिए भी हम रोड मैप बना के चल रहे हैं कि विकास हम करेंगे, विकास का एक रोड मैप बना के काम करें। हमारा एक व्यूज है कि 2047 छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाना। अगर आप बात करें आज इन 2.5 वर्षों में हमने क्या किया, 2.5 वर्षों में अभी देखिए हमारे के शर्मा जी ने कुछ चीजें बताई। बात सत्य है, महतारी वंदन योजना के तहत हमने महिलाओं का जो वादा था उसे पूरा किया। किसानों की बात करें, किसानों की सम्मान निधि की बात करें तो हमने किसानों के वादे किए, उसके साथ साथ उसका 2 साल के बोनस का वादा किया था, उसे भी पूरा किया, और आज 31 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उसके पैसा उसके खातों में सीधा जा रहा है। कोई बीच में बिचौलिया का मामला नहीं है।
ये दिखाता है। युवाओं की बात करें तो युवाओं के इनके समय में आप छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारत के इतिहास में कभी ऐसा युवाओं ने नग्न प्रदर्शन नहीं किया था जो इनके समय में पीएससी का घोटाला हुआ था और युवाओं ने ठगा महसूस किया था और नग्न प्रदर्शन किया था। शर्मनाक एक काला धब्बा लगा दिया था भूपेश बघेल की सरकार ने इस मुद्दे पर, लेकिन क्या निकला उसका रिजल्ट हम बोलते रहे कि अब आप इसके खिलाफ कार्रवाई करिए, पीएससी में घोटाला हो रहा है, सीबीआई की जांच कराइए अगर आपको नहीं समझ में आता, लेकिन वो बोलता नहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमने आज जांच कराए तो आज उसके जो मुखिया और उसके जो लोग हैं वो अंदर हैं उस घोटालेबाज। तो युवाओं को ठगने का काम किया। हम तो बाकायदा उसको आगे बढ़ाते हुए, हम सफाई करते हुए, हर चीज को हटा जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ हम काम करते आगे बढ़ रहे हैं। आप झूठा नैरेटिव बनाते रहिए। आपने कहा कि हमने नक्सलवाद को जो है हमारे समय में कम था, तो नक्सलवाद आपके समय में कम था तो अभी कैसे हमने समाप्त करी जब घोषणा करी 31 मार्च 2026 तक, तो ये बताइए ना कितने जिलों में कल फैला था और उसके बाद हमने इसको कैसे खत्म किया। आप बोलते रहे कि हमारे समय बढ़ा। अरे साहब, बस्तर सिर्फ सिंगल जिला हुआ करता था आपके समय में, हमारे समय में आज कितने जिले हैं वो आप भी जानते हैं। जवाबदेही इसलिए तय हो जाती है क्योंकि आप तमाम दावे, तमाम वादे करते हैं और फिर आप जब आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर जब आप कुछ काम करते हैं तो भी सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन फिर जवाब आपसे ही मांगा जाएगा निश्चित तौर पर, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं। और शायद यही वजह है कि चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे स्मार्ट मीटर का मुद्दा हो, कांग्रेस तो इन मुद्दों को भुनाएगी, निश्चित तौर पर विपक्ष में बैठी है। नितिन जी, आप मौजूद हैं, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। कल एक बात मैंने सुनी, पढ़ी, दीपक बैज जी कह रहे थे कि कलेक्टिव लीडरशिप के साथ हम 2028 जीतेंगे, चुनाव में हम कलेक्टिव लीडरशिप के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब कलेक्टिव अप्रोच की बात आती है तो कई बार कांग्रेस इसमें चूक जाती है। कोई लिस्ट जारी होती है तो फिर कहीं ना कहीं नाराजगी आ जाती है सामने, किसी को कोई पद देना है नहीं देना है तो बयानबाजी में वो नजर आ जाती है। बार बार अगर अंतरकलह की बात होती है या बीजेपी लगातार इस बात को, गुटबाजी को लेकर आप पर प्रहार करती है, तो क्या उससे कोप अप आपकी पार्टी कर पा रही है? क्या वो एक जो बहुत बड़ी चुनौती हो जाती कांग्रेस के साथ, उस पर भी काम आप कर रहे हैं संगठन सृजन के अलावा? हम इलेक्शन बोर्ड पर हैं, एक हैं, अनुशासन से हैं। कहीं अनुशासनहीनता हो रही है तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है और एकजुट होकर इस तानाशाह सरकार के खिलाफ हमारी पार्टी एक सशक्त विपक्ष के रूप में मैदान पर है, आम जनता के मुद्दों को लेकर। मुझे बड़ी हंसी आ रही है, स्क्रीन पे मैं देख रहा हूं जो व्यक्ति बयान दे रहा है, श्याम बिहारी जायसवाल, जो कि इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो ये बयान दे रहे हैं क्या माचिस और पेट्रोल और लेके घूम रहे हैं। खुद का विभाग तो संभालने पहले। ये इनके विभाग की क्या स्थिति मालूम है? राजधानी रायपुर में बैठे हैं, सबसे बड़ा अस्पताल है मेकाहारा, वहां पर ब्लड सैंपल नहीं है, ब्लड सैंपल चेक करने के केमिकल नहीं है, तो वार्ड बॉय वहां पर ब्लड का सैंपल लेके निजी लैबों में चेक करवा रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने बस्तर में मलेरिया से मौतों पर चिंता व्यक्त करते हुए आपके प्रदेश के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। 5 लोग मलेरिया से बस्तर में डेथ हो गई लोगों की, मच्छरदानी नहीं बांटी, मेडिकेटेड मच्छरदानी, बजट होने के बावजूद, उसके बावजूद नहीं बांटी। इसकी मौत के जिम्मेदार भी ये है। ये जेब में, कहते हैं ना कि जेब में माचिस और पेट्रोल लेके घूम रहे। मैं बताऊं शुभांगी जी, जेब में महंगे बिजली के बिल हैं, जेब में हमारे और आम जनता के जेब में पेट्रोल और डीजल जो आज आसमान छू रहा है उसके महंगे का पर्चियां हमारे जेब में हैं। हमारे जेब में और आम जनता के जेब में बच्चों की महंगी स्कूल की फीस की पर्चियां जेब में है। इस प्रदेश की जनता के जेब में आज की तारीख में आप देखोगे तो अनाज, पेट्रोल, डीजल, चावल, गेहूं, दाल सब महंगा हो चुका है। अभी ये 1000 रुपए महतारी वंदन योजना की वाहवाही की बात कर रहे थे, खुद महिलाएं कह रही है 1000 रुपए देना बंद करो, हमें नहीं चाहिए, पर बिजली सस्ती कर दो और महंगाई कम कर दो। एक जेब से 1000 रुपए देते हैं, नितिन जी, हो सकता है आप पॉकेट से 4000 रुपए आप इस बात पर मुझसे सहमत नहीं होंगे। क्या कांग्रेस की सरकार के समय सब कुछ बहुत सस्ता था? बहुत फिट था। पूछ लीजिए, आज काका याद आ रहे हैं सबको। आज पूरे प्रदेश को काका याद आ रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई। त्राहिमाम, सावन का महीना चल रहा है भाई, मैं तो चलिए ठीक है, कहता हूँ। चलिए मैं इस विवाद में नहीं पढ़ूंगी, मैं तौकीर जी के पास जाऊंगा। तौकीर जी, वो कह रहे हैं काका याद आ रहे हैं। तौकीर जी, काका याद आ रहे हैं। सही कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि काका याद आ रहे हैं,
काका याद आ रहे हैं वो भ्रष्टाचार कोयले के घोटाले के नाम से, काका याद आ रहे हैं वो घोटाले के नाम से, काका याद आ रहे हैं वो शराब घोटाले के नाम से। भाई जल्दी देके 500 में मेरी बहनों को सिलेंडर दे दो, मैं बीच में नहीं बोला, दे दो ना सिलेंडर। वो आदिवासियों को गाय दे दो, रस्सी लेके घूम रहे आदिवासी बस्तर में कि गाय देंगे, बाल्टी लेके घूम रहे, दूध जवाब दे रहा हूँ। कितने प्रोग्राम बनाए, थोड़ा सुनने की शक्ति रखिए, सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा आप भी नितिन जी। वही काका याद आ रहे हैं कि आपने इन आपके 5 वर्षों में जो घोटाले किए उसके नाम से याद करें। वो काका याद करे जाते हैं, काका जिंदा है के नाम से कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया, वो काका जिंदा है के नाम से उसके बेटे। अरे काका जिंदा है, प्रदेश इतिहास में काका ने आपके इतिहास आपकी सरकार की नाक मंजूर किया हुआ है, लेकिन और याद रखना काका अभी जिंदा है, उसके बाद आम जनता के साथ इस प्रदेश की 3 करोड़ जनता के साथ खड़ा तौकीर जी और भंसाली जी कुछ समझ नहीं आ रहा है, चुनाव में भारी पड़ने वाला है। कुछ भी स्पष्ट समझ नहीं आ रहा है, एक एक करके बोलिए ना आप लोग। आपने लूटा खसोटा उसके बाद मानने को तैयार नहीं है। जी तौकीर जी आप बात पूरी करें, फिर मैं भंसाली जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, फिर आपके पास ही आऊंगी मैं। जी तौकीर जी। तो इसलिए याद करा जा रहा है कि आपने लूटा खसोटा नचोटा और छत्तीसगढ़ को महातारी का अपमान किया, बदनाम किया, इसके अलावा कोई कारण नहीं किया। ऐसा कोई उपलब्धि बताइए इनके 5 वर्षों की, मतलब पहले पूछा जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि काका ने सिर्फ काम किया, योजनाएं बनाई, और सिर्फ ये वो योजना बनाई जिससे जेब उनकी भरती थी, जनता की लूटी जाती थी। चलिए वो बता रहे हैं कुछ उपलब्धियां हैं उनके पास। रोड की बात करते हैं, कितने रोड कराए? अरे अब हमने नक्सलवाद का सफाया क्या इतिहास नहीं रचा? क्या ये बताइए कि हमने नक्सलवाद का सफाया क्या ये इतिहास नहीं रचा? क्या हमने 3100 क्विंटल नहीं दे रहे? क्या हमने 18 लाख मकान आवास योजना की बात करी थी? क्या उनके खाते में पैसा देने के बाद हम आवास नहीं बना रहे? आज 10 लाख से ऊपर आवास बन चुके हैं। क्या इनके समय में आप जानते हैं कि क्या हुआ था कि इनके ही मंत्री जो इस्तीफा दे दिए थे वही प्रधानमंत्री आवास योजना के राज्यांश जमा नहीं किया था और बोले थे कि प्रधानमंत्री का नाम आता है। हमने तो कभी नहीं बोला किसी प्रधानमंत्री का नाम आता है। बिल्कुल तौकीर जी देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि नीति और नियत आपकी पार्टी की, जिससे के शर्मा जी भी मुझसे सहमत होंगे, नीति और नियत में कोई परेशानी नहीं है। क्रियान्वयन को लेकर, जनता तक योजनाएं पहुंचने को लेकर बस हो गया फैसला। जब नियत और नीति और नियत में कोई क्रियान्वयन नहीं तो हम तो करके दिखाए। चलिए ठीक है, बंसाली जी पहले आप बताइए, आप बताने वाले थे क्या उपलब्धियां उन्होंने पूछी थी तौकीर जी ने। जी नहीं, पहले तो मैं एक शेर पढ़ूंगा कि मेरा खुदा मेरा ईमान बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है, यूं तो कोई बात इसको आती नहीं पर ये झूठ बहुत शानदार बोलता है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा है। वही वाली बात है कि आप जिस प्रकार से शेर की बातों में स्पष्टता का अभाव है, लग रहा है झूठ बोलना जिस प्रकार से इनकी पार्टी का स्वभाव है। और ये बात तौकीर जी सुनिए, नितिन जी हर जमीन की वफादारी नहीं होती। तौकीर जी सुन लीजिए, मैंने आपको मौका दिया था, आप सुन लीजिए भंसाली जी क्या कह रहे हैं। जी भंसाली जी, जो आपने जनता को इनकी सरकार में हमने दान भी खरीदा, इनके मंत्रियों ने नेताओं ने दान भी बेचा, आपने कुछ नहीं गोबर भी खरीदा, है ना, गौशाले भी बनाए, आपने स्कूल खोले, बच्चों को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा। चलिए ठीक है, के शर्मा जी ये शांत हो जाए। तौकीर जी, नितिन जी, के शर्मा जी मुझे एक बात जरूर बताइएगा। जो बात मैंने अभी इंकित की है कि नीति नियत की बात नहीं हो रही, बात हो रही है क्रियान्वयन की, जनता तक पहुंचने की। और ना सिर्फ हम ये माने कि चुनाव की बात योजनाओं से जुड़ी होती है, अभियानों से जुड़ी होती, बल्कि संगठन की शक्ति से भी होती है। कांग्रेस लगातार ऐसे आरोप झेलते आई है कि गुटबाजी है, यहां पर अंतरकलह है। लेकिन अगर कांग्रेस इन सभी खामियों पर अपना काबू पा लेती है तो ऐसी कौन सी चुनौती है बीजेपी को जो सामना करना पड़ सकता है आगामी चुनाव में? क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी काम नहीं कर रही, योजनाओं का जो लाभ है वो नहीं पहुंच रहा, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जिसका ध्यान अब बीजेपी को रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 साल बचे हैं।
केंद्र में मोदी सरकार के रहते यदि कहीं सी भी राज्य में एक जबरदस्त बहुमत 31 विधायक यदि लाए हैं तो कांग्रेस लेके आई है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमजोर नहीं है, अभी भी 35 विधायक है उनके पास और लगातार सड़क में। महत्वपूर्ण जो आप बोल रहे हैं संगठन सृजन का काम तो आप कर रहे हैं, जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण दे दिया, ब्लॉक की बात कर रहे हैं, सरगुजा बस्तर में आपका अभियान चलने वाला है। लेकिन ये भी तो स्पष्ट कर दीजिए कि दीपक बैज ही पीसीसी चीफ रहेंगे चुनाव तक, ये स्पष्ट कर दिए तो बाकी जो लोग दावेदारी कर रहे हैं या कका अभी जिंदा, काका नहीं बोलते छत्तीसगढ़ी में कका बोलते हैं, तो कका अभी जिंदा है या कका पर भरोसा है, इसकी यदि बात होती है तो क्या भूपेश बघेल की भूमिका उसी ढंग से रहेगी जो ढंग से 2018 में थी? ये भी कांग्रेस स्पष्ट कर दे। तो ये जो नेतृत्व को लेकर जो बात आती है, राष्ट्रीय हाईकमान को कांग्रेस के विषय में छत्तीसगढ़ में एकदम स्पष्ट नीति आना चाहिए। हाँ, दीपक बैस आदिवासी युवा चेहरा है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, सभी वरिष्ठ नेता उसका सहयोग करे, एक स्पष्ट संदेश की बात है। दूसरी चीज आती है इसमें जो योजनाओं की बात आ रही है, दो बड़ी बात कांग्रेस भाजपा करती है कि महतारी वंदन की बात और किसानों को जो 3100 रुपए दे रहे हैं उसकी बात। उसके अतिरिक्त दो बड़े और मुद्दे की बात करती है, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात लागू करने की और दूसरे जल जीवन मिशन क्रियान्वयन की जो बात कर रहे हैं। तो जल जीवन मिशन में लगातार विधानसभा में आवाज उठ रहे हैं। अभी ठेकेदार हड़ताल पर है, 2200 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ, एक अलग विषय, लेकिन कहीं पे आपकी टंकी बनी है, कहीं नल नहीं है, कहीं जब भूजल स्तर ही नहीं है। ये जब विषय है, लोगों के घर घर तक यदि जल पहुंचता है। दूसरा चीज बड़ी बात भाजपा करती है कि नक्सली उन्मूलन, नक्सली उन्मूलन के बाद विकास की क्या स्थिति है वहां पे, जो आप वादे कर रहे हैं वहां पे जो कहना चाहिए नक्सली समर्थक ही रहे होंगे, कुछ तो रहे होंगे वहां पे, उनकी क्या भूमिका होती है? जो सरकार की योजनाएं हैं, राशन को लेकर के राशन घर घर तक पहुंचने की बात है, जो सड़क नाली पानी बाजी शिक्षा स्वास्थ्य तमाम मूलभूत सुविधाएं क्या उन क्षेत्रों में पहुंच रही? क्योंकि बस्तर का आप महत्व को समझ रहे हैं और सरगुजा में जो आपका विश्वास जताया कि सभी के सभी 14 विधायक आपके भाजपा की झोली में डाले। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों क्षेत्रों में मुख्यमंत्री भी आदिवासी आपने बनाया है, आदिवासी वोट बैंक सेंट्रलाइज करके चल रही है भाजपा भी और कांग्रेस भी। तो क्या दीपक बैस वर्सेस शाह होने वाला है? फिर वही क्या मोदी के चेहरे लोकप्रियता के नाम पर चुनाव होगा? ये तमाम प्रकार की बातें आने वाले समय में स्पष्ट होना है। लेकिन क्रियान्वयन यदि बेहतर होता है, मोदी की गारंटी को पूरा कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि भाजपा चूंकि डबल इंजन की सरकार है, 22 राज्यों में सरकार है, तो एक वेटेज तो है। लेकिन कांग्रेस यदि इस योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं होता है, मीटर बदलने की बात कहती है, पेट्रोल डीजल में आपकी क्या, जैसे आपने कहा कि आपके समय महंगाई नहीं था, क्या इसको रोकने के लिए आपका कोई रोड मैप है आपके पास की महंगाई से राहत देने के लिए? तो रोजगार के देने के लिए क्या स्थिति है? तमाम विषयों को लेकर अभी कांग्रेस को भी अपने जो आगामी सरकार का है उसको भी क्लियर करते चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तौकीर जी क्या जवाब देना चाहेंगे? आप दीजिए, फिर मैं नितिन जी से भी रिएक्शन लूंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात इन्होंने जो है, आप अभी बस्तर की बात करें तो बस्तर का रोड मैप की बात करें तो बस्तर में जो विकास हुआ है सिर्फ नक्सल समाप्ति की बात नहीं करें, हमने वहां पर तो जो है नियत नार योजना के तहत 1-1 करोड़ रुपए देंगे की बात करें। अमित शाह ने बोला था 1-1 करोड़। नितिन जी 2 मिनट बचे हैं, रुक जाइए, एक-एक कर सुनने दीजिए। मलेरिया से जो मैसेज आप दोनों देना चाह रहे हैं जनता को, वो नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि मैं और के शर्मा जी नहीं सुन पा रहे हैं आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। एक एक करके बोलिए। भंसाली जी रुक जाइए, तौकीर जी जवाब दीजिए, मैं भंसाली जी के पास जाऊं, जल्दी दीजिएगा, थोड़ा समय कम है। देखिए ऐसा है, आज 1000 से ज्यादा ऊपर टावर हमने वहां पर बना लगा दिए, ये अपने आप में उपलब्धि, क्योंकि फिर भी नेटवर्क नहीं है तो नक्सलियों को जो है सफाया नहीं हो सकता था। आपके समय में क्या कभी हुआ? रोड की बात करें, 750 किलोमीटर हमने रोड बिछा दी, ये आपके समय में 35 किलोमीटर रोड नहीं बना पाए थे, घोटाला करते रह गए। आप डीएमएफ फंड का घोटाला की बात करें तो ये सब जानते हैं कि डीएमएफ घोटाला कैसा इन्होंने किया है और आज तक उसकी जांच चल रही है। ऐसा कोई नहीं है, ट्रांसफर घोटाला इन्होंने अलग किया, तो हम काम किया है साहब, बिल्कुल काम आपने किया है। और यही फिर सवाल भी है कि जनता तक क्या पहुंच रहा है, जहां नहीं पहुंच रहा है वहां ये काम पहुंच रहा है। ये सुनिश्चित करना अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि 2 साल का वक्त बचा है, तमाम योजनाएं हैं, लोगों तक आप पहुंच रहे हैं, उनकी जिंदगियां बदल रहे हैं, जनता तक ये पहुंचना बेहद जरूरी है, जो जनता आपके विरुद्ध खड़ी हो रही है। नितिन जी जरा आप बताइएगा, ये जो बात कही थी के शर्मा जी ने कि दीपक बैज क्या रहेंगे प्रदेश में, पीसीसी चीफ वही रहेंगे, कलेक्टिव लीडरशिप से क्या इशारा है आप लोगों का? क्या सब मिलकर चुनाव जीतेंगे, लड़ेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं कि किरण सिंहदेव जी क्या इलेक्शन तक प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे?
क्या विष्णुदेव अरे साहब भाई, प्रदेश पहले अध्यक्ष अपने- रहेंगे? अपना तो जवाब क्या दीजिए, अरुण साहब डिप्टी सीएम रहेंगे? क्या ये बंसाली मंत्रिमंडल जी, कंटिन्यू करेगा? मुखिया आपकी नई टीम को लेकर बीजेपी बहुत उत्साहित है, आप समझ नहीं रहे हैं। बोलते हैं तो आप अंदाज लगाइए। दीपक बैज तो आप और अंदाज उनकी लगाइए टीम कि को लेकर बहुत उत्साहित है बीजेपी, आप समझ ही नहीं रहे हैं। संगठन जो है उत्साहित नहीं है, हालत खराब है इन लोगों की। प्रकोष्ठ तक तैयार इन नहीं है। लोगों की हालत ये खराब बात कर है। रहे हैं, तो ये समझ में आता है कि स्थिति तो आखिर क्या जी, है। नितिन जी, सिर्फ नितिन फुटबॉल जी, की बात स्थिति पूरी है। कीजिए। हवा चलेगी ना अंदाज बाहर। लगाइए। नितिन जी, अभी हवा बाहर चलेगी ना, ये समझ सुभागी में जी, आता है। यहाँ बैठे बैठे आपको बाहर का मौसम बता दूंगा। साय हवा चलेगी, लाइट गोल हो जाएगी। जनता के बीच में यहाँ पर ये इतनी अच्छी सरकार चल रही है, क्या मुझे किया ऐसा लग हमने? रहा है कि अभी से ही चुनावी कैंपेनिंग चल रही है छत्तीसगढ़ में। निश्चित तौर पर आप दोनों ऐसी ही बातें कर रहे हैं, पर जनता को किसकी बात पर भरोसा होगा वो तो 2028 में ही पता चलेगा। आप ये बहस जारी रखिए, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, संगठन सृजन क्या कांग्रेस की नैया पार लगाएगा और बीजेपी के अभियान, बीजेपी की योजनाएं क्या जनता का भरोसा दोबारा दिलाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।